अरे बहू, तुम आज खाना क्यों नहीं बना रही हो? माँ जी, आज मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो दवा खा लो, ठीक हो जाओगी। कि सोए सोए ठीक हो जाएगा। आकर सो गई। निर्मला जी अपनी बड़ी बहू सुदाता से पूरा घर का काम करवाती थी और छोटी बहू रचना घर का कोई भी काम नहीं करती थी। ना ही उसे कभी भी निर्मला जी करने के लिए कहती ही थी, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला बस इकलौता रचना का पति था, यानी कि निर्मला जी का छोटा बेटा रवि। बड़ा बेटा राजीव जाने कौन सी धुन में रहता था। उसे कोई भी नौकरी हो ही नहीं पाती थी। ज्यादा से ज्यादा जो से 3 महीने नौकरी करता, फिर छोड़कर वापस घर आ जाता। सुजाता उसे जब भी लड़ झगड़ कर नौकरी पर भेजती तो हर बार का बस एक ही रोना था, यह सब नौकरी मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बिजनेस करूंगा। और बिजनेस के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ना ही निर्मला जी देने के लिए तैयार थी, क्योंकि उन्हें राजीव पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि बिजनेस का नाम पे यह सारा पैसा ही डुबा कर रख देगा। राजीव बिल्कुल भी निकम्मा हो गया था। बस उसे घर में बैठकर अच्छा खाने को मिल जाए, पूरे दिन बैठे बैठे टीवी देखेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बस यही था उसका डेली का रूटीन। उसकी इसी निकम्मेपन की कीमत उसकी पत्नी सुजाता को चुकानी पड़ती थी। कहते भी कि बाप न बड़ा सबसे बड़ा रुपया। यह कहावत भी सही है। निर्मला जी का छोटा बेटा रवि वो अच्छी नौकरी करता था, लेकिन पैसे खर्च करने के नाम पे वो सब बाप था। कुछ भी हो जाए अपने जेब से एक भी नहीं निकालता था। निर्मला जी अपने छोटे बेटे रवि के बारे में अच्छे से पता था। वो जल्दी पैसे खर्च नहीं करता था और निर्मला जी के पति खेती करके बस घर के खर्चे निकाल लेते थे। निर्मला जी 4 बेटियां थी, चारों ही अपने ससुराल में थी, लेकिन फिर भी साथ में तीज त्योहार पड़ने पे बेटियां यहाँ आ जाना रहता था। तब सीधी सी बात है, खाली हाथ तो जाना नहीं होगा। जब ये बेटियां आए तो उनकी विदाई के लिए मिठाइयाँ, साड़ियाँ, उनके बच्चे, ये कपड़े सब आखिर छोटा बेटा रवि ही करता था। इसलिए निर्मला जी भी रवि और उसकी पत्नी रचना को बहुत ही मानती थी। उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता कि अगर रचना को मैं खुश नहीं रखूंगी तो वो कभी भी रवि को अपने बस में करके उनकी बिटिया को मायके छुड़वा देगी। इसलिए मजबूर कहे या लाचारी, निर्मला जी रचना का बहुत ही ख्याल रखती। उसे कोई भी काम नहीं करने देती थी। उन्हें पता था बहू खुश है तो बेटा खुश है, अपने आप ही खुश रहेगा। रचना भी दिन रात अपने कमरे में बैठकर आराम करती, यहाँ तक कि रवि उसके कमरे में एसी भी लगवा दिया था। पूरे घर में बस एक ही एसी लगा था, वो भी रचना के कमरे में। बेचारी सुजाता, उसे तो किसी को कोई मतलब ही ना था, क्योंकि उसका पति जो निकम्मा था। उसका पति कुछ भी नहीं करता था, बदले में बेचारी पूरे घर में नौकर बनी रहती थी। 2 रोटी के चलते पूरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, यहाँ तक कि सबका खाना भी अकेले ही बनाती थी। कभी भी रचना उसकी मदद के लिए नहीं आती थी, या आती भी थी तो निर्मला जी उसे धीरे से अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहती थी। एक दिन अचानक ही सुजाता जी के पैर में बहुत ही दर्द होने लगा, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो जाकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई। जिसके चलते खाने में लेट होने लगा तो रचना खुद जाकर किचन में खाना बनाने लगी। निर्मला जी रचना को खाना बनाते हुए देखा तो भागते हुए उसके पास आई और बोली, अरे बहू, तुम क्यों खाना बना रही हो? और बड़ी बहू कहाँ है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए एसी लगवाया है, ऐसी गर्मी में मरने के लिए नहीं। तुम जाकर आराम करो, मैं देखती हूँ बड़ी बहू को। कहते हुए रचना को रसोई घर से बाहर कर देती है और खुद सुजाता के कमरे में जाकर उसे बेड पे लेटा हुआ देखकर कहती है, सुजाता, तुम लेटी क्यों हो? तुम्हें पता नहीं है कि खाने का टाइम हो गया? खाना कब बनेगा? सुजाता ने धीरे से कहा, माँ जी पता नहीं क्यों आज मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ तो दर्द हो रहा है तो दवाई खा लो, ये ऐसे ही सोए तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। मिल गया तुम्हें एक बहाना। गजब की नखरे है भाई, जब से सोई पड़ी है तब से अगर दवाई खा ली होती तो अब तक आराम हो गया था। रुको मैं तुम्हें अभी दवा ला कर देती हूँ। आज लेट तो सही, आधे घंटे में तुम्हें आराम हो जाएगा, फिर जाकर खाना बना लेना। कहते हुए निर्मला जी सुजाता को दर्द की दवाई दे दी। बेचारी सुजाता चुपचाप दवाई खाकर सो गई। आधे घंटे बाद फिर से निर्मला जी आके उसे जगाते हुए कहती है, महारानी अब आराम मिल गया तो सोने लगी? बिल्कुल भी खाने की चिंता नहीं है। आज सब लोग भूखे ही रहेंगे क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो क्या रचना खाना नहीं बना सकती? अरे जबान तो देखो इसकी कितनी लंबी हो गई है। रचना से तुम खुद ही तुलना कर रही हो। कहाँ रचना कहाँ तुम। रचना का पति कमाता है, वो उसके लिए एसी लगवाया है, इसलिए वो किचन में गर्मी में जाकर मरे।
तुम सबके लिए खाना बना दो। अरे यह तो तुम्हारी किस्मत में है, वो भी तुम्हारे उस निकम्मे पति की वजह से। जाने शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि अच्छा खासा लड़का ऐसे निकम्मा होकर बैठ गया है। माँ जी, इसमें शादी की बात वाली कौन सी बात है? जो निकम्मा होता है वो पहले से ही होता है। शादी के बाद तो लोग के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है। लोग अपनी गृहस्थी के लिए और भी परेशान होते जाते हैं। लेकिन जाने कौन सी परवरिश में पाला है आपका बेटा, जिसे कुछ समझ भी नहीं आता, और उसके इस निकम्मेपन की कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। अच्छा, तुझे बड़ा दुख है? यहाँ पे बैठे बैठे खाए जा रही हो, ऊपर से दुख भी बता रही हो। रही रचना की बात, उसका पति बाहर काम करता है और घर में कहे भाभी तुम महारानी बनकर आराम करोगी। रचना बहू कुछ नहीं करेगी, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। चुपचाप से जाकर खाना बनाओ। एक ही माँ के दो बेटे, फिर भी इतने कैसे बदल सकती है माँ? लेकिन माँ का भी मतलब छुपा था रचना और रवि से। उन्हें पता था कि अगर वो दोनों खुश नहीं रखेंगे तो उन दोनों से काम करवाएंगे तो हो सकता है कल को रवि उनको बिटिया को भी ना पूछे। और बेटियां जब भी मायके आती तो रचना के लिए 3-3 4-4 साड़ियाँ कपड़े लेकर आती। लेकिन वही सुजाता को एक मामूली सी साड़ी पकड़ा देती, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि रचना उनके लिए सोने देने वाली मुर्गी है। सुजाता भी इस घर में कोई भी औकात नहीं है उसके लिए, इसलिए बस एक नाम करने के लिए उसके लिए कुछ भी ला देते। सुजाता को यह सारी चीज पता थी, लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी किस्मत पे ही रोकर रह जाती। जब पति क्यों निकम्मा हो तो दूसरे से क्या ही आग लगाए। लेकिन आज तो सुजाता का धैर्य भी जवाब दे गया था। माँ जी का ऐसा प्रताप, वो भी उस समय जबकि तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पैर में बहुत ही दर्द पड़ रहा था। वैसी हालत में माँ जी बार बार उसे खाना बनाने के लिए कह रही थी। आखिरकार दुखी होकर सुजाता अगले दिन सुबह सुबह ही अपनी माँ के घर चली जाती है। वो भी अपनी पति से यही कहती है, जब तक तुम एक अच्छी नौकरी ढूंढकर खुद नहीं नौकरी करने लगोगे और मेरे भी रहने की व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक मैं इस घर से वापस नहीं आऊंगी। अब यह तुम्हारे ही ऊपर है, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर जिंदगी भर एक निकम्मे का केवल लेवल लगाकर घूमना चाहते हो? क्योंकि तुम घूम सकते हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारी अपनी माँ है, लेकिन ना ही यह मेरा घर है और ना ही मेरी माँ है। जिस परिवार को मेरे सुख दुख से मतलब नहीं है, ऐसे परिवार में मैं अपने आप को झोंक नहीं सकती। पहले तो सब वो लगा कि सुजाता ऐसे ही नखरे कर रही है, वो तो 2-4 दिन में या फिर 10 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब 2 महीने बीत गए और सुजाता ने आने का नाम ही नहीं लिया, तो हार कर राजीव को नौकरी की तलाश करनी पड़ी। और नौकरी आखिरकार उसे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। तनख्वाह भले ही कम थी, पर इतना तो था कि परिवार के खर्चे आराम से निकल जाए। जब राजीव ने सुजाता को अपनी नौकरी की बात बताई और वापस घर आने के लिए कहा, तो सुजाता ने साफ मना कर दिया। अब मैं उसी घर में नहीं जाऊंगी, अब मैं सीधा तुम्हारे साथ दिल्ली ही आऊंगी, क्योंकि अगर मैं फिर से उस घर में वापस गई तो तुम 2-4 महीने नौकरी करके बाद दोबारा जाकर घर पे ही बैठ जाओगे और मेरी हालत जैसी थी वैसा ही रह जाएगी। इससे अच्छा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम कहीं भाग तो नहीं पाओगे। और घर जाने की बात हुई तो दूर, अब मैं घर तभी जाऊंगी जब मुझे उस घर की बहू होने का दर्जा मिले, ना कि एक निकम्मे के पति और एक नौकरानी का। जब उस घर में मुझे भी रचना जितना मान सम्मान मिलेगा, तभी मैं उस घर में वापस जाऊंगी। और यह सब होगा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नौकरी की वजह से। इसलिए तुम्हें अब किसी भी कीमत पे नौकरी करनी ही पड़े। मैं पास में रहूंगी तो तुम्हें दाल रोटी की चिंता होगी, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि असली इज्जत क्या होती है। अगले दिन ही सुजाता दिल्ली के लिए निकल पड़ती है और एक छोटे से कमरे में अपना आशियाना भी बना लेती है। वो खुश थी, छोटा सही, लेकिन वो इस घर की मालकिन थी, इस घर की नौकरानी नहीं। और अपने पति के ऊपर वो इतना चाप चढ़ा कर रखती जरूर थी कि वह चाह कर भी नौकरी ना छोड़ पाए और उसे दोबारा से उस नर्क में ना ले जाए। दोस्तों, कभी कभी पति ऐसा मिल जाता है जिनको जिम्मेदारी जबरदस्ती देनी पड़ती है। एक पति ही तो ऐसा है जिसके चलते ससुराल में उसकी पत्नी को मान सम्मान और इज्जत मिलती है, क्योंकि आजकल रिश्ते नहीं पैसे देखे जाते हैं। जिसके पास पैसे है उसका ही बोलबाला है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं, मैं वो कहानी आपके नाम के साथ पब्लिश कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।